फौजियों और सरकार के बीच चली लंबी बहस के बाद वन रैंक वन पेंशन पर फैसला आज। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार से 10 सवाल पूछे। मेजर जनरल ने यह भी कहा कि जवानों की कुर्बानी का फायदा न उठाएं। तो दोस्तों, वो 10 सवाल क्या थे, जानने के लिए बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि नई अपडेट हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न गवाते हुए बढ़ते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर इस देश के वो शूरवीर सैनिक जिन्होंने भारतवर्ष के लिए जान पर खेलकर अनेकों युद्ध लड़े, भारत माता का तिरंगा झंडा सदैव ऊपर रहे, उसके लिए जान की बाजी बार बार दुश्मन से लड़कर लगाई। आज वो महत्वपूर्ण इस देश के बहादुर सेना के अधिकारी और सैनिक आपके बीच में आए हैं। मैं सबसे पहले तो परिचय करवाऊंगा भारतवर्ष की एक्स सर्विसमैन मूवमेंट और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के अध्यक्ष मेजर जनरल सतबीर सिंह जी मेरे दाएं हाथ को हैं, सेना मेडल। मेजर वेद प्रकाश जी, जिनका जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सचिव भी हैं, एक सर्विसमैन कि हमारे डिपार्टमेंट के अध्यक्ष भी हैं। मेरे बाएं हाथ को कर्नल रोहित चौधरी, हमारे वार वेटरन सुदेश गोयल जी, कैप्टन कमेश्वर पांडे जी, सूबेदार आज़ाद सिंह जी, सूबेदार कपूर सिंह जी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व अधिकारी रॉकी पंडित जी, हम सब आपके बीच में एक बहुत ही गंभीर विषय लेकर आए हैं। इससे पहले कि मैं जनरल सतबीर सिंह जी को, जो पूरे देश के सैनिकों की लड़ाई पहले बॉर्डर पर लड़ते थे और अब पूरे देश में लड़ते हैं, उनको अनुरोध करूं, उससे पहले संक्षिप्त में मैं कुछ कहना चाहूंगा। आदरणीय साथियों, भारतीय राष्ट्रीय की कांग्रेस की ओर से हम हमारे देश के सैनिकों के शौर्य और उनकी बहादुरी को प्रणाम करते हैं। हमारे देश के बहादुर सैनिकों ने 1947, 1962, 1965, 1971 और 1999 की लड़ाइयों में न केवल दुश्मन के दांत खट्टे किए, पर सर धड़ की बाजी लगाकर भारत माता का तिरंगा झंडा सदैव ऊंचा रखा। वर्षों से, दशकों से हमारे सैनिक और अर्धसैनिक बल सर्जिकल स्ट्राइक्स के माध्यम से दुश्मन को करारा जवाब देते आए हैं। खासतौर से पिछले 2 दशकों में, 2000 के बाद 21 जनवरी 2000 नडाला एनक्लेव नियर नीलम रिवर के अक्रॉस, 18 सितंबर 2003 बरोज सेक्टर पूंछ, 19 जून 2008 भट्टल सेक्टर पूंछ, 30 अगस्त 1 सितंबर 2011 शारदा सेक्टर अक्रॉस नीलम रिवर वैली केल, 6 जनवरी 2013 सावन पात्रा चेकपोस्ट हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर,
27-28 जुलाई 2013 नाजापीर सेक्टर अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। 6 अगस्त 2013 नीलम वैली। 14 जनवरी 2014 जिसके बारे में उस समय के आर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह ने कहा, और 28-29 सितंबर 2016 जिसके बारे में डीजीएमओ का बयान है। हमारे सैनिकों के शौर्य ने पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद के दांत लगातार खट्टे किए हैं। 28-29 सितंबर 2016 के बाद भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी और उस समय की कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने सेना की उनके शौर्य के लिए सराहना की थी और साहस बढ़ाया था। पर सच्चाई एक और भी है। आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से घोर खिलवाड़ कर रही है और राष्ट्रीय हितों के साथ विश्वासघात। मैं फिर दोहराता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी देश के हितों के साथ विश्वासघात और राष्ट्रीय सुरक्षा से घोर खिलवाड़ कर रहे हैं। सेना के शौर्य और बहादुरी, सेना के बलिदान का इस्तेमाल मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वोट बटोरने के लिए तो करते हैं, परंतु जब राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की बात आती है, जब सैनिकों की पक्षधर बात आती है, तो देश की सेना और सैनिकों के हकों के साथ प्रधानमंत्री मोदी विश्वासघात करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कुर्बानी सैनिक की, महिमा मंडन मोदी जी का और वोट बटोरे भारतीय जनता पार्टी, अब ये नहीं चलेगा। और हम 10 सवाल लेकर प्रधानमंत्री मोदी से आपके बीच में उपस्थित हुए। पहला सवाल, मोदी जी, आपने देश के सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन से महरूम क्यों किया? उसकी चर्चा जनरल सतबीर सिंह जी आपसे करेंगे, मैं उसे इलैबोरेट नहीं करूंगा। मोदी जी, आपने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों किया? क्या यह सही नहीं कि पिछले 52 महीनों में अकेले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा आ रहे आतंकवाद में 414 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और 380 से अधिक 260 से अधिक नागरिकों की जान गई? क्या यह सही नहीं कि 16 बड़े उग्रवादी हमले 26 मई 2014 के बाद मोदी सरकार की नाक के नीचे हुए? हमारे आर्मी कैंप्स पर, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स पर, हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, वो पंपोर हो, वो उरी हो, वो पठानकोट हो, वो गुरदासपुर हो, वो अमरनाथ यात्रा हो, वो सुंजवान आर्मी कैंप हो, या फिर दूसरे हमारे अदारे हों। क्या ये सही नहीं कि मोदी जी की नाक के नीचे से पाकिस्तान हमारे सैनिकों को अगवा कर, 2 उदाहरण हाल में हमारे सामने शहीद मनदीप और शहीद नरेंद्र सिंह का है, हमारे सैनिकों के वो सर काट ले जाते हैं, आंखें निकाल ले जाते हैं, शव को शत विषप्त करते हैं, परंतु मोदी जी आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। तीसरा सवाल, मोदी जी, आप देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में जो आपकी जिम्मेवारी है बतौर प्रधानमंत्री के, फेल क्यों साबित हुए? क्या यह सही नहीं कि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला है 500% अधिक इजाफा हुआ है पाकिस्तान द्वारा हमारी सीमा के उल्लंघन में? 3000 से अधिक बार 26 मई 2014 के बाद पाकिस्तान ने भारत की सीमा का उल्लंघन किया। सरकार क्या कर रही थी? क्या यह सही नहीं कि हमारे सैनिकों की वो शौर्य गाथा जो उन्होंने 28 सितंबर 2016 को लिखी, उसके बावजूद भी हमारी सरकार
राजधर्म नहीं निभा पाई। मोदी जी राजधर्म में विफल साबित हुए और 28 सितंबर 2016 के बाद भी 1604 बार युद्ध विराम का भी उल्लंघन हुआ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा और हमारी सीमा का उल्लंघन भी हुआ और 29 जवान शहीद हुए। ऐसा क्यों? चौथा सवाल, मोदी जी आपने कुख्यात बदनाम उग्रवाद की संरक्षक और जननी पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को 27 मार्च 2016 को पठानकोट उग्रवादी हमले की जांच के लिए क्यों बुलाया था? क्या यह सही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी ने 30 मार्च 2016 को कलकत्ता में पाकिस्तान की बदनाम कुख्यात आईएसआई के अंदर विश्वास जताया कि वो सही जांच करेंगे? क्या यह सही नहीं कि उसी उग्रवाद की जननी पाकिस्तान की आईएसआई ने वापस पाकिस्तान जाकर 5 अप्रैल 2016 को भारत पर इल्जाम लगाया कि पठानकोट में हमने अपने सैनिक खुद मारे थे? क्या यह सही नहीं कि आईएसआई के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अस्साद दुरानी ने आईएसआई के बिहाफ पे यह कहा कि आईएसआई मोदी जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना देखना चाहती है? क्या इन सब से यह साबित नहीं होता कि मोदी शाह की जोड़ी का आईएसआई से कहीं ना कहीं महागठबंधन है? पांचवां सवाल, मोदी जी आपने देश की सुरक्षा के बजट को, देश की सैनिकों के पैसे को काटकर देश की सुरक्षा से घोर समझौता क्यों किया? क्या यह सही नहीं कि 2018-19 में भारत की तीनों सेनाओं को रक्षा बजट का मात्र 1.58% जीडीपी का मिला, जो 1962 के बाद मिलने वाली सबसे कम राशि है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री बताएं, देश के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? छठा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी जी आप किस षड्यंत्र के तहत सेना की तैयारी, सेना के रसद और हथियारों और सेना की ताकत को कमजोर करने में लगे हो? क्या यह सही नहीं कि देश की संसद की सुरक्षा समिति, जिसके अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता और एक बहादुर सैनिक मेजर जनरल बीसी खंडूरी हैं, उन्होंने लिखकर यह रिपोर्ट दी कि मोदी सरकार की हरकतों के कारण आज देश में भारत की सेना के पास 68% हथियार पुराने हो चुके हैं। देश की सेना के पास इमरजेंसी परचेज का कोई पैसा नहीं और यह सब खिलवाड़ मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है। क्या जनरल खंडूरी ने रक्षा समिति की रिपोर्ट में यह साफ तौर से नहीं लिखा कि मोदी सरकार देश की सेना को सामरिक जो सड़कें हैं चाइना के बॉर्डर पर, वो बनाने का पैसा भी नहीं दे रही? और क्या यह सही नहीं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और देश के सैनिक जनरल बीसी खंडूरी की इस रिपोर्ट के बाद सेना के हक में कार्रवाई करने की बजाय, गलत को ठीक करने की बजाय जनरल बीसी खंडूरी को ही बर्खास्त कर दिया मोदी जी ने? ऐसा क्यों? सातवां सवाल, क्या यह सही नहीं कि चीन ने नॉर्थ और साउथ डोकलाम में भारत की सीमा पर, उस क्षेत्र पर जो चीन का नहीं, जिससे भारत के सामरिक दृष्टि से हमें चोट पहुंचती है, उस पर कब्जा कर लिया और प्रधानमंत्री मौन मोदी क्यों बने बैठे रहे? क्या यह सही नहीं कि भारत की जो हमारी आर्मी पोस्ट है उससे 10 मीटर की दूरी तक चाइना ने डोकलाम में एक फुल फ्लेज्ड मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बना लिया? क्या यह सही नहीं कि दूसरी तरफ चाइना ने चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक, जिससे 7 उत्तर पूर्व के प्रांतों का रास्ता जाता है, वहां तक जबरन गैर कानूनी तरीके से सड़क बना ली? मोदी जी चुप क्यों हैं? आठवां सवाल,
क्या कारण है कि आपने राष्ट्रीय हितों को अनदेखा कर देश की वायुसेना को जब 126 जहाज चाहिए थे तो उन्हें काटकर 36 कर दिया? राफेल के घोटाले पर मोदी जी आप चुप क्यों हैं? 526 करोड़ का जहाज 1670 करोड़ में क्यों खरीदा? 41,000 करोड़ का देश के राजस्व को चूना क्यों लगाया? 9वां सवाल, क्या यह सही नहीं कि मोदी जी आपने चीन के आगे घुटने टेक डाले जब आपने कांग्रेस यूपीए सरकार के द्वारा सैंक्शन की गई 64,678 करोड़ से 90,274 सैनिकों वाली माउंटेन कॉर्प्स को खारिज कर दिया? क्या उससे राष्ट्र की उत्तर की पूर्व की जो हमारा बॉर्डर है उसको उसकी सुरक्षा को चोट नहीं पहुंचती? और हमारा आखिरी सवाल, मोदी जी क्या आपने नक्सलवाद के प्रति उदासीन रवैया अपनाकर नक्सलवाद को हिंसा फैलाने की खुली छूट देश में देकर देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला? क्या यह सही नहीं कि 2015 के बाद नक्सलियों द्वारा 3200 नक्सल हमले हुए संसद के पटल पर आपने जवाब दिया है? क्या यह सही नहीं कि उन 3200 नक्सली हमलों में 237 जवान वीरगति को प्राप्त हुए और 380 नागरिक मारे गए? एक ऐसे प्रधानमंत्री जो राष्ट्र हितों के साथ धोखा करने के दोषी हों, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ किया हो, आज जब सेना पराक्रम दिवस मना रही है तो उन प्रधानमंत्री को से जवाबदेही लेने का समय आ गया है। उन्हें 10 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मैं बगैर किसी देरी के हम सबके जो बुजुर्ग भी हैं परंतु उनमें युवा की तरुणाई और जोश हमसे ज्यादा है और जो आज भी भारत माता का तिरंगा मन, आत्मा और स्वर में लिए, वाणी में लिए देश के सैनिकों की एक छत्र लड़ाई लड़ते हैं, मेजर जनरल सतबीर सिंह जी को अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात आपको कहेंगे। सुरजेवाला जी बहुत बहुत मेहरबानी। मेंबर्स ऑफ द प्रेस, मैं सीधा अपने इश्यूज पे आता हूं। डिटेल में सुरजेवाला जी ने आपको ये क्वेश्चन नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बोले हैं। हम भी पिछले 1200 दिन से पूरे देश भर में 153 जगह के ऊपर और यहां दिल्ली में जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं देश की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए। आज जो सवाल सुरजेवाला जी ने उठाए हैं ये ना सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के लिए, पूरे देश की एग्जिस्टेंस के लिए लागू हैं। सरकारें आती हैं, दूसरी सरकारें आती हैं, सरकारें बनती हैं, लेकिन देश का सिपाही देश की सेवा में अपनी जान की कुर्बानी के लिए हमेशा तैयार रहता है। जन्म देते रहो मुझको मार मार के बार बार, और हर बार मैं होता रहूं कुर्बाने वतन। यह है एक सिपाही का दिल की पुकार। मेंबर्स ऑफ द प्रेस, हमने 2014 में जब रेवाड़ी में जाकर उस वक्त प्रधानमंत्री जी नॉमिनी थे, उनको सुना और मैं बोला भी वहां पे कि हम देश की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाएंगे। जब हमारे एक सिपाही हेमराज जी का सर काट लिया पाकिस्तानियों ने, तो सुषमा जी जाकर उनके घर आगरा में बोले कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि अगर पाकिस्तान एक सिर लेके जाता है तो हम 10 सिर लेकर आएंगे। ऐसी हमें उम्मीद थी, तो हम उन्हें उस वक्त आज की पार्टी जो सरकार में है उनको सपोर्ट किया, हम सब सैनिकों ने,
और आप सबको मालूम है कि वो बहुमत से आए, लेकिन आने के बाद उन्होंने देश की सुरक्षा के साथ कोई ऐसा ध्यान जो इन नीतियों को दर्शाए ग्राउंड के ऊपर। पाकिस्तान हर रोज हमारे को 1000 कट से ब्लीड कर रहा है और हम इब की बार मार ये पॉलिसी लेके चल रहे हैं और हमारे हर रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी एयरफील्ड पे हमारे सैनिक का शव तिरंगे में लिपट कर आ जाता है। साथियों, हमने जो उम्मीद करी थी, आज हम सब जो सैनिक यहां आज बैठे हैं आपके पास आए हैं यहां पे आपसे गुजारिश करने के लिए कि सरकार एक पार्टियां बनाती हैं और एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी होती है। उनका भी ये ड्यूटी है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के सवालात उठाकर सरकार से अपनी बात कहें और सरकार को उसके ऊपर इतनी बातें आए ताकि सरकार जो सही रास्ता है, जो देश के हित में है, वो अपनाए। इसलिए हमको ये कह देना कि हम फौजी अभी थोड़े से बैठे हैं, हम इस पार्टी में घुस गए, हम उस पार्टी में घुस गए। साथियों, आज मैं आपके माध्यम से पूरे देश भर में कहना चाहता हूं कि हम सैनिक देश के हैं और हम सैनिक जो सरकार है उसकी पॉलिसी को फॉलो करते हैं और बाकी हमारे सारे जो भी बाकी गवर्नमेंट को मदद करते हैं, पार्लियामेंट में हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको देखभाल करते हुए उनका भी ये धर्म बनता है, ड्यूटी बनती है वो उठाए। इसलिए आज हम यहां पे कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में आए हैं आप सबके माध्यम से। आपको मालूम है कि 2016 11 सितंबर के बाद आज के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर टेम्परेरी थे, उन्होंने रोक लगा दी है, अब कोई हमारी बातचीत पब्लिश नहीं करते हैं। तो इसलिए आज ये मौका मिला कि यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जो हमारे देश को एक सिर्फ वोट का एक बैंक ना देखते हुए देश की सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। और आपके माध्यम से हम पूर्व सैनिक अगर ये पूरे देश में दुनिया भर में बताएं कि नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी बार्गेन्ड, कैन नॉट बी लेफ्ट टू दीज इश्यूज ऑफ वन टू अनदर, और मैंने किया ये और तू भी कर दे, आनी पहने लड़िए लड़े मेरी जुत्ती जुत्ती तेरे सिर में, ऐसी बात नहीं। साथियों, देश की सुरक्षा हमारे सबका दायित्व है, जिसमें आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसा सडोल इंफॉर्मेशन पास करने का, सही इंफॉर्मेशन, ताकि देशवासी सही इंफॉर्मेशन मिले आपके माध्यम से। तो साथियों, हम ये कह सकते हैं कि देश की सरकार ने ये जो 10 पॉइंट तो हैं ही हैं, कई और इश्यूज जिनके ऊपर वायदा किया, जो बोले गए, उनको ग्राउंड पे लागू नहीं किया, बातों में रह गए। यहां तक कि हमें छोटी छोटी बातों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़काना पड़ा। हमारे जो डिसेबल्ड सोल्जर हो गए, 700 केस ऐसे डाले गए, उसका काउंटर इन्होंने किया जो हम जीत गए थे नीचे से। उनमें से सरकार सिर्फ 3 केस जीती और 697 केस सरकार हार गई। तो यू कैन सी द मैग्नीट्यूड ऑफ इनजस्टिस। तो साथियों, कह देना और ग्राउंड पे करना नहीं, करनी और कथनी में फर्क डाल देना, ये हम सब पूर्व सैनिक समझते हैं कि ये ठीक नहीं है देश के लिए। हम तब भी सर्विस में देश के सैनिक थे, आज भी हम पूर्व सैनिक देश की सेवा में हमेशा लगे हुए हैं।
आप सबसे प्रार्थना है कि आप ये जो फर्क डाल जाते हैं जी, आज सर्जिकल स्ट्राइक हुई आज नहीं हुई। जब मैं एनडीए में 16 साल का बच्चा गया था तब भी हमने सीखा था कि एक्शन बिहाइंड द एनिमी लाइंस, और हम वहां जाते रहे। 71 की लड़ाई में मेरी सर्विस सिर्फ 5 साल की थी। हमने दुश्मन की एक गन पोजीशन को उड़ाना था पुंछ सेक्टर में, तो दुश्मन की गन कहां होगी? अरे दुश्मन के एरिया में। हमारे कमांडो वहां गए पहले दिन, तो वो उसको पूरा नहीं कर पाए और उनका जो सरप्राइज था लूज हो गया। और मैंने अपने कान में रेडियो सेट लगाया हुआ था, अचानक एक आवाज आई, सलमा फायर, सलमा फायर। सलमा मुस्लिम नाम है, तो मैंने समझा पाकिस्तानी आ गए हमारे सेट पे। हमने जब अपने हेडक्वार्टर से पूछा, उन्होंने बोला नो, ये अपने लोग हैं, ये कोड वर्ड है, उनको विड्रॉ करो, आप फायर करो। तो हमने तोप खाने का फायर उनके ऊपर किया और उनको एक्सट्रिकेट किया। अगले दिन फिर वो गए, तो साथियों ये बिहाइंड एनिमी लाइन जाकर हमने उनकी 6 की 6 गन बर्बाद कर दी। आपको मालूम है पुंछ सेक्टर में वो किस तरीके से आए थे तैयारी करके और किस तरीके से मार खाकर वापस चले गए। तो मेरे आज मेंबर्स ऑफ द प्रेस, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक आज वर्ड, यस ये हमारा ट्रेनिंग है, हमारा ऑपरेशंस है और हम हर रोज करते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा ऑपरेशन किया गया। हम 10-11 घंटे दुश्मन के इलाके में रहे, रात को 7-8 बजे चले गए थे, ये जो स्ट्राइक अभी जिसकी बातचीत हो रही है, और सुबह 6-7 बजे तक वापस आए और कई कैजुअलिटीज की बातचीत हो रही है, जो असली बहुत कैजुअलिटीज हमने उनके ऊपर करी। तो ऐसे हर रोज जो हमारे ऑपरेशन में डिप्लॉयड है, और जब कभी हमारे दुश्मन फायर करता है हमारे ऊपर, तो हम उसका ठीक उसी तरह जवाब देते हैं और इंफॉर्मेशन सीख करते रहते हैं। तो इसको एक मिलिट्री ऑपरेशंस की तरह आप देकर मिलिट्री ऑपरेशन को शाबाश दो, ये देशवासियों को हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। लेकिन उसका इस्तेमाल अगर किसी और ढंग से किया जाए तो हम समझते हैं कि ये एक सैनिक के साथ अच्छा नहीं होगा। हमारे आज के दिन इसी कारगिल वार में ही 543 हमारे शहीद हो गए वीर, और 1367 पूर्ण रूप से घायल हो गए। ये कैजुअलिटी थी, वेरी हैवी कैजुअलिटीज। बट हम अपने तिरंगे को लहराने के लिए फौजी हमेशा तैयार थे। इसलिए मेरे साथियों, मेरी गुजारिश है सरकार को, और मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को, कि आप सभी को ये बताएं कि हमें अपनी फौज को उनके काम के लिए रहने दो, उनको काम करने दो। आप अपनी पॉलिसी जो एक नेशनल सिक्योरिटी की अच्छी होनी चाहिए उसको दीजिए, और हमें अपनी कार्रवाई करने दो। उसको किसी पॉलिटिकल गेन के लिए या किसी और काम के लिए मत इस्तेमाल करें। ये हमारी दिल तहे से गुजारिश है, और यही हम आज कहना चाहते हैं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक बहुत अच्छा ऑपरेशन किया, लेकिन उसका एक माध्यम बनाकर हम ये कहना चाहते हैं कि 16 दिसंबर जो 1971 था, जब हमने एक देश बना दिया, वो दिन क्यों नहीं मनाया जा रहा? आज आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमने कई बार प्रधानमंत्री जी को लिखा कि आप जब 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाते हो तो 16 दिसंबर भी एक नेशनल डे मिलना चाहिए, जिस वक्त हमारी 93,000 प्रिजनर्स हमने पाकिस्तान के लिए, और उस वक्त हम हर रोज ही पीछे जाते थे दुश्मन के, और वहां से हम कैप्चर करके फिर दूसरी जगह चले जाते थे। आपको मालूम है बांग्लादेश में क्या हुआ और किस तरह से हमने पाकिस्तान की फौज को हराया। तो ये तो हमारा एक ऑपरेशंस का शुरू भी है, एक्शन भी है, और उसका ऑब्जेक्टिव कैप्चर भी है, और बैटल या वॉर इसी तरह चलती जाती है। तो सुरक्षा देश की हम फौजी सैनिक करते हैं। आज एक पूर्व सैनिक होने के नाते हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि हमें ये मौका दें कि देश की सेवा में लगे रहें, और आप इसको पॉलिटिकल किसी एडवांटेज के लिए मत यूज करो। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हम डेली कर रहे हैं, हाँ ये एक थोड़ा बड़ा ऑपरेशन था और हमने बड़े अच्छे ढंग से इसको पूरा किया,
यही मेरे को आज आप सबसे कहना है और आप सबसे गुजारिश है कि आप इससे जितना फैलाव करें। अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनीथिंग यू वांट एनीवन टू से? We'll take questions, but just for a minute, Colonel Rohit Chaudhary wanted to supplement what General Saab has said. प्रेस के मेंबरान, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं वो हमारे ऑपरेशंस, हमारे ट्रेनिंग और हमारे दिल, दिमाग और सोल का हिस्सा है जो हम हमेशा करते रहे हैं। जनरल साहब ने इसको बड़ी अच्छी तरह से बताया। मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है जिसको 24/7 हम लोग जीते हैं, एक्शन करते हैं, उसको एक दिन ना देके 24/7 हमारे जो सैनिक वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, घायल हो रहे हैं, उसके लिए देश उनको हर रोज़ याद करता है। 24/7 डेली इसको याद रखना चाहिए। ये एक बात कहना चाहूँगा। इसके बाद अगर इस चीज़ को इतना बड़ा बनाकर देखना चाहते हैं तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी से 4-5 चीज़ें पूछना चाहूँगा कि अगर आप सैनिकों के साथ खड़े हुए दिखाई देना चाहते हैं तो 4 साल से आपने जो 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा किया था उसको आज तक क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया? और सैनिक समाज इस वजह से पूरी तरह से आंदोलित है, उत्पीड़ित है और अपनी सरकार से कहना चाहता है कि 1 रैंक 1 पेंशन को इमीडिएटली, विदाउट डिले, विदाउट डिल्यूशन इसको इम्प्लीमेंट करे। इसके अलावा जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक की उससे अगले दिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो हमारे सैनिक घायल होते हैं उनके लिए डिसेबिलिटी पेंशन का अगले दिन ही ऑर्डर निकाला गया कि उसको आधा कर दिया जाएगा, जिसके लिए बहुत बड़ा देश भर में प्रोटेस्ट हुआ और सरकार को उसको कुछ समय बाद वापस लेना पड़ा। तो क्या सरकार को नहीं मालूम कि एक हाथ क्या कर रहा है? एक हाथ तो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है और उसकी चेस्ट थंपिंग कर रहा है और दूसरा हाथ उसी शहीद या उसी घायल सैनिक के जो डिसेबिलिटी के पेंशन्स हैं उसको आधा कर रहा है। मैं यहां से यह भी जानना चाहूंगा कि जो इतनी बॉर्डर वायलेशंस हो रही हैं उसके बारे में आपने क्या किया? आपने बजट को 1.5% ऑफ जीडीपी कर दिया है, जो कि चाइना में 5% है, पाकिस्तान में 3.5% है जीडीपी का, वो आपने कर दिया है। हमारे जो प्रिपेयर्डनेस के लिए, एयर पावर के लिए हमें जो 126 जहाज चाहिए थे, उन जहाज़ों की संख्या को आपने घटाकर उतने ही पैसे में संख्या घटाकर 36 कर दिया है। ऐसा क्यों किया है? अगर आप नेशनल सिक्योरिटी के बारे में वाकई में सिंसियर हो तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, सैनिकों का मोराल अप करना पड़ेगा और जो डेली बेसिस पे हमारी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं उसको कम करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो देश आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। धन्यवाद। Thank you. We are ready to take any questions that you have now, first on this subject and then on any other subject. ऐसा है कि ऑपरेशंस तो जो एक सेक्शन कमांडर होता है, अगर उसके ऊपर फायर होता है तो वो फायर करता है। ऑपरेशंस के अंदर एक सेक्शन से लेकर ऊपर तक ये होता है, लेकिन ये जो पीछे जाना, प्लानिंग, ये उस लेवल पे, जिस लेवल पे ऑपरेशंस हो रहे हैं वो वहीं पे परमिशन होती है। आजकल एक्टिव JNK बॉर्डर है, एक्टिव नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर है, जहाँ पे कोई ऐसा हरकत पाकिस्तान करता है तो वो हम उसका काउंटर जवाब देते हैं। ऐसी एक नहीं, बहुत उदाहरण है। अगर आप पूछो तो मैं 5-7 उदाहरण आपको दे सकता हूँ, जो अगर उन्होंने हमारे ऊपर एक फायर किया और हमने कैसे किया। एक हमारी नागा बटालियन थी और उनके एक यंग मेजर साहब थे और इनका काम था, जब वो उस एरिया में गई JNK में, तो पाकिस्तानी ऊपर थे, हम नीचे थे, तो वो फायर करके इनको डरा देते थे कि तुम डर के बैठे रहो और कोई हमारे ऊपर फायर मत करना, कोई गलत मत करना, कोई फायर करेंगे तो हम करेंगे इधर से।
उन्होंने किया और हमारे 2 जवान वो लेके चले गए उधर। हमारे नागा रेजिमेंट का एक मेजर साहब रात को 2 बजे अपना झोला लेकर एक दरख्त के ऊपर चढ़ गया, 3 राउंड रॉकेट लॉन्चर के लेकर। जब सुबह 4 बजे थोड़ा सा सूर्य का थोड़ा दिन निकलने का बारी आई तो उसने 3 गोले धड़प कर तीनों उनके बर्बाद कर दिए। तो ये हम करते रहे हैं, तो ये कोई हमें ज़रूरत नहीं है किसी की उस लेवल पे पीछे जाने की। ऑल कमांडर्स आर एम्पावर्ड इन ऑपरेशनल एरिया टू टेक एक्शन ऑन ग्राउंड, जैसे भी स्थिति हो उसके मुताबिक काम करना। ये नहीं कि वो गोली मार के मार जाए और तुम चुप रहो, हम पूछ रहे हैं भाई, कहीं से परमिशन की जरूरत नहीं होती। देखिए वो अगर कोई आप नेशनल वॉर या कुछ ऐसे कर रहे हैं तो उसमें नेचुरली ईच लेवल के ऊपर आर्मी कमांडर, कोर कमांडर, डिव कमांडर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो आते हैं। आपको 71 की लड़ाई का मालूम है, जब हमारे चीफ साहब को पॉलिटिकल सिस्टम ने बुलाया तो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोला, जनरल मानेकशॉ, लेटर ऑन फील्ड मार्शल मानेकशॉ, कि अगर आप अटैक अब करना चाहते हो, जब इंदिरा गांधी जी चाह रहे थे, तो मैं डिफीट आपको लिख के देता हूं। तो ये हर लेवल पे सजेशन होता है, लेकिन अगर आप मेरी बात मानो तो जब मैं तैयार होऊंगा तब आप करवाओ। तो उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देन की बात मानकर 6 महीने डिले किया और फिर एक्शन हुए। और आपको मालूम है 71 की लड़ाई हमने जीती। तो ये सारा कुछ एक सिस्टम बना हुआ है। ईच लेवल पे अगर कोई फायर होता है तो हमारा जवान भी फायर करेगा उस वक्त, लेकिन अगर कोई प्लानिंग है, कोई हायर ऑपरेशन की, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, तो उस लेवल पे कोर कमांडर, डिव कमांडर, आर्मी कमांडर, इस हालत में लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा साहब आर्मी कमांडर थे। आज सुबह ही उन्होंने एक वक्ता में अपनी वीडियो दी है और उन्होंने पूरा व्याख्या किया इस ऑपरेशन के बारे में, ओपन है। तो इसलिए क्योंकि सबने बता दिया, आप उसको देख भी सकते हो यूट्यूब पे और हर जगह पे। लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा साहब जो आर्मी कमांडर थे, जब ये वाली स्ट्राइक हुई उसके बारे में पूरी व्याख्या दे रखी है। थैंक यू सर। जी सर, आई कम टू यू मैम। देखिए, साफ तौर से हमने कहा, सेना के शौर्य, बलिदान और बहादुरी का इस्तेमाल कभी किसी सरकार को भूलकर भी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं करना चाहिए। सेना 132 करोड़ भारतीयों का गौरव है। सेना का शौर्य और बहादुरी हर रोज, चाहे वो लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो ऑपरेशंस करते हैं, चाहे वो दुश्मन से लोहा लेते हैं, 132 करोड़ भारतीय सभी राजनीतिक दलों के सेना के साहस और शौर्य के पीछे एकजुट खड़े हैं। पर जब अपने आप को प्रधान सेवक कहने वाले व्यक्ति राष्ट्रीय हितों के साथ खिलवाड़ करें, सेना के हितों पर कुठाराघात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करें और शौर्य और पराक्रम का इस्तेमाल खुद के महिमा मंडन के लिए करें, तो ये एक ऐसी रीत है जो कभी किसी सैनिक, किसी देशवासी को स्वीकार नहीं हो सकती। अनीता जी। यस प्लीज। अनीता, बिल्कुल। वीके सिंह मेरा बच्चा है, मेरे स्क्वाड्रन का है, मेरे से 4 साल बाद वो एनडीए में गया। और हम यही प्रथा रखते हैं कि जब वो हमारे आगे बढ़े तो हमें खुशी होती है कि मेरे स्क्वाड्रन का बच्चा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना। तो हमारा बातचीत हर रोज़ होती रही। हम उनके साथ गए, हम रेवाड़ी में भी गए। हमने उस वक्त
उस वक्त की आज की सरकार को सपोर्ट भी किया था उस वक्त। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कहीं उसमें घुस गए, नहीं। जब वीके सिंह साहब गए उधर तो मैं भी उनके साथ उनके हेडक्वार्टर में गया था, जब वो बातचीत कर रहे थे, आप भी उधर थी, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। आपको मालूम होगा उस वक्त वीके सिंह साहब गए क्योंकि उनकी मंशा थी उसमें आने के लिए। और शाबाश, मैं तो ये कहूँगा कि पूर्व सैनिक जितने ज़्यादा से ज़्यादा, एक हम नारा देते हैं अपने यहाँ बैठे हुए हैं, पंचायत टू पार्लियामेंट, आओ, जो हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं वो आए ताकि इस देश का भला हो, ताकि इस देश की तरक्की हो, हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो बाद में अगर उनकी ये पॉलिटिकल मजबूरी हुई है वो दर्शा रही है, ऐसा ही है। One second, let me take questions from others also. Janita. नहीं, एक मिनट, और भी कोई दूसरे कुछ सवाल तो और लोग भी पूछना चाहते हैं। सर आप पहले पूछ लीजिए। हाँ तो ठीक है सर, वील नाउ टेक अदर क्वेश्चंस। टेल मी, वील कम टू यू देन आई विल गो टू हिम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभारी महासचिव मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो महाराष्ट्र के प्रभारी भी हैं, उनकी और पवार साहब की वो जो मराठी का इंटरव्यू है उसके बारे में व्यापक चर्चा हुई है। और पवार साहब ने स्पष्ट तौर से और खड़गे साहब ने ये कहा है कि आप, और पवार साहब ने खड़गे साहब को कहा कि मेरी तरफ से भी आप कहिए कि ये झूठ है, बेबुनियाद है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दोनों पार्टियों में मतभेद डालने के लिए किया गया षड्यंत्र है। पवार साहब ने जो खड़गे साहब को 3 बातें कही, मैं वो दोहराता हूं क्योंकि खड़गे साहब ने मुझे निर्देश दिया है। पहली बात, शरद पवार साहब ने खड़गे साहब को कहा कि उन्होंने बाकायदा सरकार से ये कहा कि जहाज की कीमत 3 गुना कैसे बढ़ गई, इसका जवाब मोदी जी को और सरकार को देना पड़ेगा। दूसरा, पवार साहब ने खड़गे साहब को यह कहा कि इस राफेल घोटाले की जेपीसी जांच की एनसीपी पक्षधर है, तभी घोटाले का रहस्य और परतें खुलेंगी। और तीसरी बात उन्होंने ये भी कही कि उन्हें, पवार साहब को यह आश्चर्य होता है कि वो लोग जो एक झूठ के आधार पर बोफोर्स का षड्यंत्र जिन्होंने किया था, जो उस समय न केवल कीमत परंतु स्पेसिफिकेशंस भी पूछते थे, आज वो सब बताने से डर क्यों रहे हैं और जवाब केवल जेपीसी है। और उनकी पार्टी की एक वरिष्ठ नेता ने मुझे यह भी बताया कि आज उनका यूथ विंग राफेल घोटाले को लेकर बाकायदा प्रदर्शन भी कर रहा है। साहब, इफ यू परमिट मी टू कंप्लीट ओनली देन आई विल बी एबल टू। सो जो स्पष्ट वार्तालाप और स्पष्ट बयान श्री शरद पवार और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में हुई है, उसके बाद और किसी बात का कोई मायना नहीं रह जाता। नाउ यू आस्क। एक मिनट सर, जनेंद्र हैज बीन वेटिंग फॉर सम टाइम। सर, ही हैज बीन आस्किंग एंड आई विल कम सर। नो सर, आई विल नॉट permit you like this to supersede others. We have army people sitting. We'll have to have some discipline at least today, sir. Otherwise, General Saab will reprimand you. अमित शाह जी और आईएसआई का गठबंधन तो जग जाहिर है, ये मैं नहीं कह रहा। अमित शाह जी ये भी बता दें कि उन्होंने
अप्रैल 5 नहीं, उन्होंने मार्च 30, 2016 को कलकत्ता में यह क्यों कहा था? पाकिस्तान हैज मेड सीरियस एफर्ट्स इन द पठानकोट टेरर प्रोब। तो कभी तो वो आईएसआई के पक्षधर बन जाते हैं, और अब हार सामने देखकर राजस्थान में अमित शाह जी को सुनने कोई आ नहीं रहा। कुर्सियां और तंबू खाली पड़े हैं। मध्य प्रदेश में और ज्यादा बुरी हालत है। तो एक बौखलाए, छटपटाए और घबराए अमित शाह उल जलूल और बेतुकी बातें कर अपनी घबराहट पर पर्दा डालने का एक झूठा प्रयास कर रहे हैं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के, आपने, क्योंकि पहला पक्ष आपके सवाल का था सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का। सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पूरे मामले की जांच पुलिस करेगी। हमें उम्मीद है कि पुलिस अमित शाह जी की इच्छा के मुताबिक नहीं, देश के कानून और संविधान के मुताबिक निर्णय लेगी, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी सामने आए। याद करिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष ने उस दिन भी कहा था, अगर कोई व्यक्ति भी किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त है तो जांच हो, पर जांच निष्पक्ष हो, निर्भीक हो और बगैर अमित शाह की डायरेक्शन के हो। अगर अमित शाह ये समझते हैं कि अब वो पुलिस के माध्यम से किसी को जबरन दोषी ठहरवाएंगे, तो वो देश के कानून और संविधान का सही आकलन नहीं कर पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, अब पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी है। जब तक किसी को अदालत सजा नहीं दे देती, तब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाता। और अमित शाह जी तो खुद हवालात की सजा काट कर आए हैं, तड़ी पार भी हैं। उनको तो इस बात की जानकारी बखूबी होनी चाहिए। So let me first go to them and I'll come back to you, ma'am. No, someone in front of you was trying to ask first. Yes, sir. अब साहब, ये प्रश्न जो है, आप मुझे नहीं, आपको पूछना चाहिए, ये आपको उनको पूछना चाहिए। धन्यवाद। आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। Let first Shri Narendra Modi and Shri Amit Shah apologize to the nation for inviting the dreaded Pakistani ISI to our sacrosanct Pathankot Air Base, for inviting them to Pathankot Air Base. Let Shri Amit Shah apologize for reposing confidence in the ISI, an ISI which is the benefactor, protector, and harbinger and exporter of terrorism from Pakistan to India. Why was he having confidence in them? Let Shri Amit Shah and Shri Narendra Modi apologize to people of India for thanking Pakistan and separatists after they formed the PDP-BJP government in Jammu and Kashmir. Let Shri Amit Shah and Shri Narendra Modi apologize for members of BJP IT cell of Madhya Pradesh who were found spying on Indian Army. Let Shri Amit Shah and Shri Narendra Modi first apologize for making Asifa Andrabi, who holds meeting with Pak separatists, for making her the poster girl of Beti Bachao in Jammu and Kashmir during their government. Let Shri Narendra Modi and Shri Amit Shah apologize unconditionally to the nation
for taking the dreaded terrorist Maulana Masood Azhar and many others in a plane to Kandahar, Afghanistan, and leaving them there so that they can export terror from Pakistan back to India. Will you apologize, Shri Amit Shah? Will you apologize, Prime Minister Shri Narendra Modi ji? We challenge you. What Supreme Court has decided is that police will conduct its investigation. I do not think the law or the constitution permits anybody to be held guilty without the verdict of a court. And Shri Amit Shah is Tadipar and has been in jail for a long time. He should know that it's only on conviction that anybody is found guilty. We hope that any person who is found in any clandestine activity against the Indian state would be dealt with sternly in accordance with law, rather than according to the whims and fancies of Amit Shah, who has already seen the writing on the wall in the 5 election-going states and is therefore frustrated and scared and is prone to making intemperate remarks. We reject them in toto. Thank you. Ji, ma'am. Sorry, I think on a day when the Sabrimala temple verdict has come, I am guilty as charged of not asking ma'am to speak a few words on the plight of the ex-servicemen. So I'm going to request Sudesh ji to say a few words. जो हर रोज पाकिस्तान की तरफ से हमारे सैनिकों के साथ आप ये देखिए, उनकी डेड बॉडी के साथ कभी उनकी आंखें निकाली जाती हैं, कभी उनके हाथ काट दिए जाते हैं, कभी इतनी बर्बरता होती है हमारे सैनिक शहीद की बॉडी के साथ। तो क्यों नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी इंटरनेशनल कोर्ट में जाके केस क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि ये वार क्राइम ही तो हो रहा है ना। इसका ये रूल है, प्रधानमंत्री जी को इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए। और दूसरा, प्रधानमंत्री अभी एक पत्रकार पूछ रहे थे कि जो ये खुशियां मना रहे हैं मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक की, कांग्रेस इसका विरोध करती है या नहीं? कांग्रेस का मुझे नहीं पता, बट हम पूर्व सैनिक इसका विरोध करते हैं। इसका कारण ये है कि जिस सैनिक ने इस सर्जिकल स्ट्राइक में भाग लिया था 3 दिन पहले, वो लांस नायक संदीप सिंह फिर आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। अगर आज हमारे प्रधानमंत्री जी राजस्थान ना जाकर संदीप जी के घर गए होते, उस विधवा बहन से मिले होते जिसका बच्चा 5 साल का है, उसकी माँ वो रो रही थी। आप ये देखिए, मोदी जी दिखावा करते हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं करते। मोदी जी प्लीज़ आप ये दिखावा ढोंग करना बंद कीजिए और सच में सैनिकों का सम्मान करना किए। तब हम 2014 में मोदी जी के साथ थे, बट मोदी जी ने जो सैनिकों के ऊपर अत्याचार किया है, हमें 5-5 घंटे थाने में रखा, महिलाओं को भी घसीटा गया, पुलिस से पिटवाया, फिर कहते हैं कि हम मोदी जी को वोट दें। जिंदगी में मैं तो वोट कभी भी नहीं दूंगी, कुएं में डालूंगी अपना वोट, मोदी जी को नहीं दूंगी। और मोदी जी आज अगर संदीप जी के घर होते, लांस नायक संदीप जी के घर होते, तो शायद थोड़ा सा इज्जत उनके हमारे दिलों में होती। बट आज जो मोदी जी सिर्फ वोट बटोरने के लिए राजस्थान में गए हैं, वो आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। प्लीज़ मीडिया के भाइयों, आप डरो मत। मीडिया ही एक ऐसा जो देश को स्वतंत्र रख सकता है। आप अगर मोदी जी से, अगर जिस दिन आप एक हो जाएंगे, क्यों डर रहे हैं अमित शाह से? मोदी जी से क्या कर लेंगे? हमें जेल डालेंगे, हमारे ऊपर लाठी चार्ज कराएंगे, कितने भाइयों को मारेंगे। मुझे पता है, जज उनके फेवर में ना दे, उनको मरवा देते हैं, पत्रकारों को मरवा देते हैं। हम नहीं डरते मोदी जी को। जिंदगी एक ही बार मिली, अगर आप सच के साथ लड़ते लड़ते मर जाओगे, आपका परिवार आपके ऊपर गर्व महसूस करेगा। तो प्लीज पत्रकार एक हो जाएं, मत डरो, मत बिको, इस सरकार के आगे मत झुको। जो तानाशाही सरकार हो गई है, एक एक करके आप लोगों को बर्बाद कर रही है। जो सैनिकों का सम्मान नहीं कर सकती, वो किसका सम्मान करेगी? वो आप लोगों को खरीद के, मुझे नहीं लगता आप लोग, आपके जो लीडर हैं, जो लीडर है पत्रकारों के, वो बिके हुए हैं सब के सब। वो मोदी जी की हाँ में हाँ मिलाते हैं, और जो सच्चाई है, हम 3 साल से जंतर मंतर में बैठे हैं, उस बात को छिपाया जा रहा है। जय हिंद। धन्यवाद साथियों। मुझे उम्मीद है कि आप सुदेश जी की भावना की तरफ ज़रूर ध्यान देंगे। हो सकता है
कि उन्होंने अपने मन की पीड़ा और आवेश में बहुत सारे शब्द कहे हों, पर शब्दों की बजाय उनकी भावना, और वो कैप्टन संदीप जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक में बहादुरी दिखाई और जो 3 दिन पहले शहीद हुए, और आज सरकार उनकी सुध लेने नहीं गई। प्रधानमंत्री वोट बटोरने तो गए, पर संदीप के परिवार के आंसू पहुंचने नहीं गए। उस वेदना की व्याख्या इस देश की एक महिला ने, एक सैनिक ने की है। मुझे उम्मीद है कि आप उस पर जरूर गौर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। We'll give you separately. I think now it's over. So let me see them all. Wonderful. Thank you. करो मेरा फोन दे। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर देश हित के साथ धोखा और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल पूरे होने पर मोदी सरकार के जश्न पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश का सैनिक कुर्बानी दे रहा है और महिमा मंडल प्रधानमंत्री मोदी का हो रहा है। सैनिकों के नाम पर वोट भाजपा बटोर रही है। शुक्रवार को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ पूर्व सैनिक भी नजर आए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सदैव देश के जवानों के शौर्य और बलिदान की कसौटी पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते आए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों में देश के सैनिकों ने 28 से 29 सितंबर 2016 के अलावा साल 2000 के बाद अनेक मौकों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिनमें 21 जनवरी 2000 को नडाला एन्क्लेव नीलम नदी के पार, 18 सितंबर 2003 को ब्रोह सेक्टर पूंछ, 19 जून 2008 को भटल सेक्टर पूंछ, 30 अगस्त 2011 को सारदा सेक्टर केल में नीलम घाटी नदी शामिल हैं। रणदीप सुरजेवाला ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अध्यक्ष ने 5 युद्धों और अनेकों सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे सैनिकों के बलिदानों को अपने 7 अक्टूबर 2016 को दिए भाषण में न केवल नकारा बल्कि सैनिकों की वीरता का भी अपमानित किया है। सुरजेवाला ने मोदी सरकार को कमजोर बताते हुए कहा कि सरकार के रवैये और बेमेल राजनीतिक दिशा के चलते भारत की सीमाओं पर दुश्मन की लगातार गोलाबारी हो रही है और देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में। वार्ता में रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार से 10 सवाल पूछे। क्या थे वो 10 सवाल, देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल है, मोदी सरकार से पूछा कि 1 रैंक 1 पेंशन को खारिज करके देश के सैनिकों के साथ छल कपट क्यों किया। उन्होंने कहा कि 1 रैंक 5 पेंशन क्यों बना दिया। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, मोदी सरकार से राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल करते हुए पूछा कि मोदी सरकार ने 52 महीनों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के चलते अकेले जम्मू कश्मीर में 414 जवान शहीद हुए और 259 नागरिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बताए कि पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे देश के शहीदों के सिर काट दिए, लेकिन वह चुप क्यों रहे। हमारा तीसरा सवाल है, सुरजेवाला ने तीसरा पूछते हुए कहा कि मोदी सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा साल 2014 के बाद से पाकिस्तान 3000 बार नियंत्रण रेखा पार और पाकिस्तानी घुसपैठ में 500% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि 28 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी सरकार ने अपना राजधर्म नहीं और उसके बाद पाकिस्तान ने 1604 बार घुसपैठ की है। चौथा नंबर जो सवाल है, वहीं उन्होंने 27 मार्च 2016 पठानकोट में हमले में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को क्यों आमंत्रित किया। कहा कि 30 मार्च 2016 को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह
कोलकाता में बयान दिया था कि पठानकोट आतंकी हमले में जांच में पाकिस्तान से प्रयास किए हैं। सुरजेवाला ने कहा कि ऐसा कहकर शाह ने IIS की सराहना को क्यों है। पांचवा जो सवाल है दोस्तों, साथ ही कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर देश के रक्षा बजट में कटौती का भी सवाल उठाया। वन रैंक वन पेंशन में हुए बदलाव को जांच नहीं सकता कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार। नमस्कार दोस्तों, फौजी भाइयों के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। वन रैंक वन पेंशन को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न गवाते हुए बढ़ते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ। वन रैंक वन पेंशन पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बात कही है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि स्कीम में किए गए परिवर्तन को कोर्ट नहीं जांच सकता है। आगे कहा गया है कि केंद्र सरकार ने उसकी वित्तीय व्यवहार्यता जांचने के बाद ही उसे मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट एक पूर्व सैन्यकर्मी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। पूर्व सैन्यकर्मी ने OROP में वार्षिक संशोधन की गुजारिश की थी। साथ ही साथ पेंशन को पूर्व सैन्यकर्मी की 2014 की सैलरी के हिसाब से तय करने को कहा था। फिलहाल स्कीम के तहत फिलहाल संशोधन 5 साल के बाद होना तय किया गया है। वहीं पेंशन को 2013 की सैलरी के हिसाब से फिक्स किया गया है। जो कॉरिडोर OROP पर अब तक हो चुके हैं 42,740 करोड़ रुपए खर्च। यह याचिका 2016 में दायर हुई थी। अब सरकार ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि एफिडेविट दाखिल किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि OROP के तहत वार्षिक आवर्ती व्यय 7,123.38 करोड़ रुपए का है। इस स्कीम को 1 जुलाई 2014 से लागू किया गया था। तब से अब तक कुल 42,740.28 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। एफिडेविट में लिखा है, किसी पॉलिसी पर निरंकुशता के आधार पर सवाल किए जा सकते हैं, लेकिन ना तो याचिकाकर्ता के पास यह अधिकार है और ना ही कोर्ट का यह शक्ति क्षेत्र है कि वह परमादेश दे। सिर्फ सरकारी एजेंसी के पास किसी स्कीम की रूपरेखा तैयार करने और उसे लागू करने के तरीके तय करने का अधिकार है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मारे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि उन्होंने नक्सलवाद के प्रति नरम रुख अपनाकर देश की सुरक्षा को क्यों खतरे में डाल रखा है। प्रेस वार्ता में इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के अध्यक्ष मेजर जनरल सतबीर सिंह ने कहा, पेंशन की लड़ाई लड़ते हुए 1200 दिन हो चुके हैं। जंतर मंतर पर धरना स्थल समेत 53 स्थानों पर पूर्व फौजी भी सम्मान और हक की लड़ाई के लिए एकजुट हुए और धरना दिया, लेकिन मोदी सम्मान, अधिकार और प्रतिष्ठा की सुनवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन देश का सैनिक हमेशा मरने के लिए तैयार। रिटायर्ड मेजर जनरल ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है और सैनिक इसे रोज करता है। उन्होंने मोदी सरकार से कहा कि सरकार अपने फायदे के लिए जवानों की कुर्बानी का फायदा न उठाए। तो दोस्तों, अब आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि नई अपडेट हम आपके सामने जल्दी से जल्दी पहुंचा सकें। जय हिंद,